डेजर्ट की तन्हाई में वॉल्ट और जेसी टुको की मौत के बाद अपना प्लान बनाते हैं। दोनों समझते हैं कि उनकी गायब होने की वजह किसी न किसी को समझानी पड़ेगी। वॉल्ट जेसी को कहता है कि वो अपनी अलग कहानी बनाए और वो अपनी। वॉल्ट जेसी को समझाता है कि अब इन दिनों की गायबशुदगी का ऐसा एक्सक्यूज बनाना होगा जो बिलीवेबल लगे और पुलिस या फैमिली को शक ना हो। सीन शिफ्ट होता है। जेसी और वॉल्ट अपने अपने रास्ते चलते हैं। जेसी अपनी कार लेकर वापस शहर की तरफ जाता है, लेकिन उसकी गाड़ी पुलिस की नज़र में आ चुकी होती है। इसलिए वो टेम्परेरीली बैजर के साथ रहता है। बैजर जेसी को एनकरेज करता है कि वो दोबारा मेथ कुक करे, मगर जेसी अभी भी घबराया हुआ होता है और उसे लगता है कि सब कुछ उसके खिलाफ जा रहा है। सीन शिफ्ट होता है। वॉल्ट अपने लिए एक और ज्यादा ड्रामेटिक और केयरफुली प्लान स्टोरी बनाता है। वो डेजर्ट से निकलकर एक पिकअप ट्रक में लिफ्ट लेता है। जब वो वापस सिविलाइजेशन की तरफ आता है तो एक सुपरमार्केट में घुसता है। वहाँ एक अजीब सा सीन होता है। एक क्लर्क देखता है कि फ्लोर पर वॉल्ट के कपड़े बिखरे हुए हैं, जैसे कोई बेचारा कंफ्यूज्ड आदमी अपनी होशो हवास में ना हो। वॉल्ट ऑलमोस्ट नंगा और वीक सा लग रहा होता है, बेचैन और अजीब हालात में घूमता है। क्लर्क फौरन हेल्प बुलाता है। सीन शिफ्ट होता है। वॉल्ट को एम्बुलेंस लेकर हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ उसकी फैमिली आती है। स्काइलर और वॉल्टर जूनियर उसे देखकर रोने लगते हैं और एक इमोशनल रियूनियन होता है। वॉल्ट एक कहानी बनाता है। वो कहता है कि उसे पिछले कुछ दिनों की कुछ याद नहीं, जैसे उसे मेमोरी लॉस हुआ हो। स्काइलर शौक और फिक्र में उसे देखती है, लेकिन वॉल्ट अपना नाटक कन्विंसिंग तरीके से चला लेता है। सीन शिफ्ट होता है। स्काइलर बाहर आती है और मरी को कॉल करती है। दूसरी तरफ हैंक अपनी डीईए टीम के साथ मीटिंग में होता है, जहां वो अपनी ऑफिशियल रिपोर्ट देता है टुको के एनकाउंटर के बारे में। हैंक सच थोड़ा ट्विस्ट करता है। वो कहता है कि उसने टुको को हाथ उठाने के लिए बोला था, जबकि असल में ऐसा नहीं था। ये दिखाता है कि हैंक भी अपनी इमेज और क्रेडिबिलिटी प्रोटेक्ट करना चाहता है। सीन शिफ्ट होता है। जेसी अल्बुकर्क वापस आता है, लेकिन उसका घर ऑलरेडी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का टारगेट बन चुका होता है। वो बैजर के साथ दूर से देखता है कि कॉप्स उसके घर के आसपास सर्च कर रहे हैं। जैसे ही पुलिस चली जाती है, जेसी और बैजर अंदर जाते हैं। बैजर जेसी के मेथ लैब को देखकर एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन जेसी उसे रोकता है और कहता है कि अभी कुछ कुक करना सेफ नहीं है। दोनों सामान और इक्विपमेंट आरवी में डालते हैं। आरवी को बैजर का कजिन क्लोविस टो ट्रक के जरिए ले जाता है और जेसी उसे पैसे देने का वादा करता है। सीन शिफ्ट होता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स वॉल्ट से सवाल करते हैं। डॉक्टर सोपर और डॉक्टर डेल्कावोई उसे टेस्ट करते हैं और पूछते हैं कि उसे क्या याद है। वॉल्ट अपना नाटक कंटिन्यू करता है और कहता है कि शायद उसके मेडिसिन्स की वजह से उसे हलूसिनेशंस और मेमोरी लॉस हुआ हो। डॉक्टर्स कहते हैं कि जब तक वो श्योर नहीं होते कि ये प्रॉब्लम दोबारा नहीं होगी, वॉल्ट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं हो सकता। सीन शिफ्ट होता है। इस बीच बैजर जेसी को एक पे फोन से कॉल करने को कहता है। ये एक गलत मूव होता है, क्योंकि बैजर की टिप पुलिस तक पहुंच जाती है। हैंक और उसकी डीईए टीम जेसी और वेंडी के होटल रूम द क्रिस्टल पैलेस पर रेड करती है। वहां हैंक जेसी को पकड़ लेता है। इंटेरोगेशन में हैंक जेसी को इंटिमिडेट करने की कोशिश करता है और कहता है कि वो जानता है जेसी टुको के साथ था। जेसी जिद करता है कि वो बस पार्टी कर रहा था वेंडी के साथ और कुछ नहीं। वेंडी भी जेसी का एलिबाई बन जाती है। हैंक फ्रस्ट्रेट होता है, लेकिन उसके पास कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं होता। सीन शिफ्ट होता है। हॉस्पिटल में एक साइकाइट्रिस्ट वॉल्ट से मिलता है और कहता है कि उसे दिनों या हफ्तों तक एडमिट रहना पड़ सकता है। वॉल्ट फाइनली डॉक्टर पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी का फायदा उठाता है और कन्फेस करता है कि उसने मेमोरी लॉस का ड्रामा बस अपने फैमिली प्रेशर से बचने के लिए किया। वो कहता है कि उसे कुछ दिनों की ब्रेक चाहिए थी। सीन शिफ्ट होता है। हैंक जेसी पर और प्रेशर डालने के लिए हेक्टर सालामांका टियो को इंटेरोगेशन में लाता है। टियो जेसी को पहचान लेता है, लेकिन वो अपना पुराना कार्टेल कोड फॉलो करता है, कभी पुलिस के साथ कोऑपरेट नहीं करना। हैंक उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन टियो उसे जवाब में अपनी व्हीलचेयर में बैठे बैठे टॉयलेट कर देता है, सबके सामने। डीए को जेसी को छोड़ना पड़ता है क्योंकि उनके पास एविडेंस नहीं होता।
सीन शिफ्ट होता है। जेसी रिलीज होके अपने फादर को कॉल करता है कि वो उसे पिक कर ले, लेकिन उसका फादर कोल्ड हार्टेडली रिफ्यूज कर देता है। ये जेसी के लिए और ज्यादा इमोशनल ब्रेकडाउन का सबब बनता है। आखिर में वो पे फोन से वॉल्ट को कॉल करता है और दोनों आपस में सिचुएशन अपडेट करते हैं। वॉल्ट जेसी से कहता है कि क्लोविस से आरवी को ठीक करवाएं ताकि वो दोबारा कुकिंग शुरू कर सकें। जेसी शॉक्ड होता है और पूछता है कि अभी भी कुकिंग? वॉल्ट ठंडे लहजे में कहता है, क्या बदला है? सीन शिफ्ट होता है। हॉस्पिटल से वॉल्ट चुपके से निकलता है ताकि अपना हिडन स्टैश चेक कर सके। वो अपनी ड्रग मनी और जेसी की बंदूक जो डायपर बॉक्स में छुपाई थी उनको दोबारा वेंट में स्टैश करता है। घर के अंदर से वो स्काइलर और जूनियर को एक नॉर्मल फैमिली मोमेंट शेयर करते हुए देखता है। एक बोल सीरियल के साथ हंस रहे होते हैं। वॉल्ट थोड़ा इमोशनल होता है और फिर चुपके से हॉस्पिटल वापस चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है। डीए ऑफिस में हैंक अपने कॉलीग्स के साथ सर्वेलेंस फुटेज देखता है मेथिलमाइन वेयरहाउस हाइस्ट का। वो एनालाइज करता है कि ये वही लोग हो सकते हैं जो ब्लू मैथ बना रहे हैं। हैंक कहता है लैब कह रही है ये सबसे प्योर मैथ है जो उन्होंने देखा है, एटलीस्ट तब से जब से ये बैच बना था, और वो वॉल्ट का पहला सैंपल उठाता है। कॉलीग्स हैंक को टुको को मारने पर पार्टी देते हैं और गिफ्ट भी देते हैं। हैंक हॉस्पिटल आता है वॉल्ट से मिलने। दोनों थोड़ा इमोशनल कॉन्वर्सेशन करते हैं। वॉल्ट सॉरी कहता है कि उसकी वजह से हैंक खतरे में आया, लेकिन हैंक कहता है कि अब वो ऑफिस में हीरो बन गया है। फिर हैंक वॉल्ट जूनियर और वॉल्ट को अपना गिफ्ट दिखाता है, टुको का डायमंड ग्रिल जो एक ग्लास क्यूब में बंद होता है। वॉल्ट फाइनली घर आता है। रात को स्काइलर के साथ बेड में होता है। वो स्काइलर से वादा करता है कि दोबारा मिसिंग नहीं होगा। स्काइलर डायरेक्टली वॉल्ट से पूछती है, क्या तुम्हारे पास दूसरा सेल फोन है? वॉल्ट अपने नाटक को कंटिन्यू करता है और कहता है कि उसे याद नहीं। स्काइलर की आंखों में शक और गुस्सा दोनों होते हैं। वॉल्ट उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन स्काइलर टर्न कर लेती है और सीन उसी टेंशन के साथ खत्म होता है। अगर आपको इस तरह के और वीडियो देखने हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे।